जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला में के। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है और ऐसे में तैयारी को एक चरम पर आपको ले जाना चाहिए। अगर आप नहीं ले जा रहे हैं, अगर आप पीक पर नहीं ले जा रहे हैं अपनी तैयारी को, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो उन तमाम टॉपिक्स को पढ़िए जो बिहार पुलिस में पूछे जाते रहे हैं, या फिर वो तमाम टॉपिक पढ़िए जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक आज का है, इसमें 50 प्रश्न है। एक टॉपिक तो नहीं कहेंगे, इसमें 50 प्रश्नों का एक संग्रह है, एक वीडियो है। इसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। 50 प्रश्नों का संग्रह है। 50 प्रश्नों को देखिए और एंजॉय करिए। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको पीडीएफ भी निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल पहला प्रश्न देखिए, मानव शिशु के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है? कोई मानव का शिशु है, जन्म लिया तो कितने दिनों के बाद उसके दांत आने शुरू हो जाएंगे, यही प्रश्न है। तो आपको पता है कि 6 महीने, जी हाँ, 6 महीनों के बाद उसका दांत आना जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। प्रश्न अगर पूछे तो आप सीधा आंसर करेंगे 6 महीने पश्चात। ओके, चलिए दूसरा, आपको पता है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन बहुत आप लोगों ने पढ़ा है। इंसुलिन, डायबिटीज, मधुमेह, है ना, सब मिलता जुलता। आप पूछ दे कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल हो जाता है। तो इंसुलिन में जो है वह जस्ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जस्ता। ये ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? देखिए, बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह है ग्लाइकोजन। जी हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में जो है वह संग्रहित होता है। किसके शरीर में? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है वह संग्रहित होता है। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, देख लेते हैं। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में? तो पीत रस जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। किसमें? पीत रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पूछ रहा है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए 5 नंबर सवाल। किस अंग में, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जहां प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन होता है? पूर्ण पाचन कह रहा है कि वह अंग का नाम बताइए जहां प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो आपको पता है कि आंत में। कहाँ? आंत में प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो है वह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल। लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार जो है वह स्टार्च को पचाता है। किसके पाचन में? लार जो है वह स्टार्च के पाचन में जो है वह सहायक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल। इसी तरह के सवाल पहले भी आए हैं। 7 नंबर जो सवाल है, इसी तरह के सवाल आपको पहले भी आए हैं। देख, तो यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? जब ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस आपका गाड़ी रोकती है तो आपसे ये भी चेक करती है आपका कि आपने ड्रिंक कर रखा है, आपने शराब पी रखा है कि नहीं। तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। चूंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास की जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, इनका मिश्रण होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसी मिश्रण से शराब के नशे की जो जांच करी जाती है। चलिए, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मेढक उछलते दिखाई देते हैं बरसात के मौसम में, अक्सर यह केवल बरसात के मौसम में ही दिखाई देते हैं, या बरसात जब होनी होती है तब दिखाई देते हैं। आपने कभी गौर किया है ये कहाँ चले जाते हैं बारिश के बाद? तो ये बारिश के बाद शीत निद्रा में जाते हैं। शीत निद्रा में जाते हैं। तो यही प्रश्न बन रहा है कि जब मेढक शीत निद्रा में जाते हैं तो श्वसन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं? तो यह अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं? त्वचा से श्वसन करते हैं। प्रश्न यहां से बना है, केवल त्वचा से। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
पहाड़ पर रहने वाले जो होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। पहाड़ पर अगर आप जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ जाती है। जी हाँ, आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ जाती है। अगर आप स्थायी निवास करते हैं तब भी, या फिर अगर आप कुछ समय के लिए जा रहे हैं तब भी। ऐसा क्यों होता है? पहाड़ पर जो वायु है वह कम घना होता है। इसी वजह से मुख्य कारण यही है, वायु का कम घना होना, कम संघनित होना, इस वजह से बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन जो योजना थी, तो मुस्लिम लीग ने उसे कब स्वीकार किया? 1946 में किया था। अगर डेट पूछे तो बताएंगे 6 जून। जी हाँ, 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 जून 1946। अगला, माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? माउंटबेटन योजना प्रकाशित पूछ रहा है कि कब प्रकाशित की गई। तो माउंटबेटन जो योजना थी यह 3 जून 1946, जी हाँ 3 जून 1946 को, यानी 1946 को माउंटबेटन योजना का प्रकाशन हुआ। ध्यान दीजिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ कब किया? दोबारा प्रारंभ, देखिए प्रश्न अब थोड़ा सा आएगा अपने लय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि पहली दफा भी, पहली बार भी शुरुआत किया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि दोबारा कब शुरू किया है और पहली बार जो है वह कब शुरू किया गया है। तो दोबारा की बात करें तो 1932 में। कब? 1932 में 3 जनवरी। जी हाँ, 3 जनवरी 1932 को दोबारा शुरू किया है। और प्रथम बार की बात करें तो आप याद करिए, दांडी मार्च आपको याद होगा। दांडी मार्च आपको याद होगा, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह चला था। दांडी मार्च 5 अप्रैल तक चला है। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 6 अप्रैल 1930, जी हाँ इसमें भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके करी। ठीक ना। यह दूसरी बार पूछ रहा है, तो दूसरी बार जो है वह 3 जनवरी 1932। याद रखिएगा, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो फणीश्वर नाथ घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल के द्वारा की गई थी। अच्छा, वैकुंठ शुक्ल के द्वारा क्यों किया गया था इनकी फणीश्वर नाथ घोष की हत्या? तो ये जो फणीश्वर नाथ थे ना, यह मुखबिरी कर रहे थे भगत सिंह का। भगत सिंह शहीद आजम के नाम से विख्यात हैं। तो इनकी मुखबिरी कर रहे थे, मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेल देना, यह काम कर रहे थे फणीश्वर नाथ। तो इस वजह से वैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या करी थी। चलिए, किसे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, या भारत का लौह पुरुष कहिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। किसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना कोई वारंट के या फिर बिना उसके आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसे ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट। आपको पता है 1919 की घटना रॉलेट एक्ट बनने का कारण हुआ था। चलिए, किस वन में गर्मी में लाइकेन उगते हैं? लाइकेन आपने सुना होगा, लाइकेन आपने सुना होगा। तो पूछ रहा है कि लाइकेन जो है यह गर्मियों के दिन में उगता है, किस वन में उग जाता है? तो गर्मी के दिन में यह टुंड्रा वन में उगता है। कहाँ? टुंड्रा वन में लाइकेन गर्मियों के दिनों में उग जाता है। जैतून, कार्क और ओक किस वन के मुख्य वृक्ष हैं? देखिए, वन से प्रश्न आता है, वन फॉरेस्ट से प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न बन रहा है कि जैतून, ओक और कार्क किस वन के मुख्य वृक्ष हैं? तो यह विषुवत, देखिए इक्वेटर पर जो वृक्ष हैं यहाँ आपको ओक, जैतून ये इत्यादि दिखाई देंगे। चलिए, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। तुच्छ प्रश्न है, ये बच्चे जानते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप।
एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है, इसका मतलब है कि विषुवत रेखा भी गुजरती है। जाहिर सी बात है कि जब कर्क और मकर गुजरेगी, देखिए कर्क है 23.5 डिग्री उत्तरी, ओके, मकर है 23.5 डिग्री दक्षिणी और 0 डिग्री है विषुवत रेखा। तो ये गुजरेगी तो ये भी गुजर ही जाएगी, है ना। तो पूछ रहा है कि किस महाद्वीप से यह कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर विषुवत का भी नाम दे दे बीच में तो घबराना नहीं है, ये तीनों रेखा गुजरेगी और वह है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। चलिए, नील नदी का उद्गम कहाँ से है? नील नदी का उद्गम जो है वह विक्टोरिया झील से है। कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। ध्यान दीजिएगा। किसे यूरोप के गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। पूछेगा प्रश्न कि इनमें से किसे यूरोप का गर्म कंबल, हॉट ब्लैंकेट, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। किसे 5 सागरों के पतन के उपनाम से भी जाना जाता है? तो मॉस्को को 5 सागरों का पतन बोला जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन बोला जाता है। और यह 5 सागर हैं कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लाडोगा सागर, है ना। ये पांचों जो हैं इनका पतन के नाम से मॉस्को को जाना जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। चलिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। देखिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का, देखिए उत्तर पश्चिम भारत कहाँ आता है? उत्तर पश्चिम भारत में आपका आएगा ये वाला पोजीशन, है ना। इधर जितने राज्य होंगे ये उत्तर पश्चिम में आएंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में मुगल काल के समय की बात की जा रही है। एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र था जो कि अभी पाकिस्तान में है और वह है लाहौर। कौन सा है? लाहौर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है? तो हाँ, देखिए राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है कुछ लोगों को, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। तो सत्य कथन पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य को कितनी बार भी, जैसे एक बार मनोनीत किया गया अगली बार भी मनोनीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कथन सत्य है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यह इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। 29 नंबर सवाल, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों को विस्तृत संसद के द्वारा किया जाता है। यह केंद्र सूची के विषय के मामले में भूगोल के क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो A.B. हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया है। चलिए 31 नंबर सवाल, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो डचों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। किसको मिली है? तो डचों को मिली है। ध्यान दीजिएगा। बड़ी चलते हैं आगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म, अच्छा देखिए बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये उम्मीद जरूर करिएगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, इनसे प्रश्न आएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, इनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है। जैन धर्म का सवाल है तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ जो हैं वह हैं इसके 23वें तीर्थंकर। चलिए 33, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। पर्ल हार्बर था, उस पर जापानी सैनिक ने हमला किया था। इसी की वजह से जो अमेरिका है ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जैन धर्म के 24वें, अभी 23वें पढ़ा अपने पार्श्वनाथ, अब 24वें पढ़ लीजिए। 24वें या आर्थिक तीर्थंकर जो है, आर्थिक नहीं अंतिम तीर्थंकर तो ये महावीर हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के जो लोग थे वह लोहा, जी हाँ, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा।
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 23वें आपने पार्श्वनाथ पढ़ा, 24वें आपने, और आखिरी आपने पढ़ा कि महावीर, है ना। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, ध्यान दीजिएगा। चलिए 37, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, तो यह समेत पर्वत पर हुआ। कहाँ हुआ है? समेत शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो 23वें तीर्थंकर थे। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? आप जब मत देने गए थे, वोट देने गए थे, तो आपकी उंगली पर एक काला ऐसे टीका लगा दिया गया होगा। यही पूछ रहा है कि यह किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न वहीं से उठते हैं। आप अमूमन उस प्रश्न को समझते हैं, पता होता है, लेकिन गौर नहीं किए रहते हैं। इस वजह से प्रश्न को गलत करके आते हैं, अपना रिजल्ट गड़बड़ाते हैं। चलिए, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन आप लोगों के पास होगा, अब जो देख रहा है हमारी वीडियो तो मोबाइल फोन में ही देख रहा होगा। तो पूछ रहा है कि मोबाइल फोन में किस बैटरी में, मतलब कौन सी धातु होती है? तो लिथियम होती है। जब आप पहले जो मोबाइल होता था जिसमें बैटरी ओपन होती थी, तो आप उसको देखेंगे तो उस पर लिखा भी रहता था। आजकल तो फिक्स रहता है, फिक्सेबल बैटरी रहता है। चलिए, क्विकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। जी हाँ, क्विकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी जो होता है उसमें टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीजियम का टाइम कीपर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। जी हाँ, क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम सिलिकेट है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट। जी हाँ, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। अब ऑप्शन सोना दे दे तो घबराइएगा मत, चांदी होगा, ध्यान रखिएगा, सोना नहीं। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। मोती की जो संरचना है वह कैसे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु? तो सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। जी हाँ, हल्की लिथियम, भारी ओस्मियम, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 47 नंबर प्रश्न, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हो गया, भारी धातु ओस्मियम और भारी प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम, ये ध्यान देना है। कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो यह किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट होता था, दरअसल हम हाई कोर्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट बोला जाता था, ठीक ना। तो 73 से कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एलिजा एम्फे। जी हाँ, सर एलिजा एम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। आखिरी और 50 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पता है भारत में पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, ठीक ना। तो पहली बार इनको वोट देने का अधिकार कब मिला? बढ़िया प्रश्न है, जानना चाहिए आपको। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया भारत में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने देखा, और देखा ही नहीं, इसको आप याद करने की कोशिश भी करेंगे। एक आध बार और इसको आप देख लीजिएगा फटाफट स्पीड बढ़ा करके। और हाँ, पीडीएफ तो मैं इसका दूंगा ही, जैसे सारे वीडियोस का मैं पीडीएफ देता हूं, इसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। देखिए, जो पुराने हैं उनको तो पता है टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जो नए हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि कहां से आप जुड़ेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा माई टेलीग्राम, ज्वाइन माई टेलीग्राम लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम। वहां आप निःशुल्क पीडीएफ, इसी का पीडीएफ नहीं, इससे पहले भी जितने क्लास कराए हैं मैंने सबका पीडीएफ अवेलेबल है। तो सारा पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।